हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रोक का माइनर अटैक यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के बारे में। बेसिकली साधारण भाषा में आप समझ सके तो ये एक तरह से लकवे की बीमारी या पक्षाघात की बीमारी का एक माइनर अटैक है, माइनर ट्रेलर जैसा है। पूरा लकवा से ये कंपैरेटिवली बहुत माइनर रहता है। थोड़ी देर तक पेशेंट को सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद पेशेंट थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और इस बीमारी से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं उस बारे में हम क्लिनिकली यूजफुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं चाहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से हार्ट और हेल्थ रिलेटेड क्लिनिकली यूजफुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन साधारण भाषा में हम आपके पास लाते हैं, ताकि इस बारे में आपको विशेष जानकारी उपलब्ध हो। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह अलग अलग डॉक्टर से डिस्कस करते हैं या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास भटकना ना पड़े और आपको करेक्ट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक पर। ये बेसिकली एक तरह से टेम्पररी स्ट्रोक या छोटा लकवा, छोटा पक्षाघात का अटैक, इस तरह से इसको माना जा सकता है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसमें कई बार ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स को थोड़े समय के अंदर बड़ा लकवा आ ही जाता है, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अगर हम पक्षाघात के अर्ली स्टेजेस पर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का अगर ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो बड़ा लकवा आने से हम काफ़ी केसेस में बचा सकते हैं पेशेंट को, और परमानेंट डैमेज ब्रेन में होने से हम बचा सकते हैं। बेसिकली लकवा क्या है? लकवा का मतलब ये है कि कोई भी ब्रेन को सप्लाई करने वाली नली अगर सडनली चोक या बंद हो जाए तो उसे लकवा कहते हैं, या अटैक या स्ट्रोक कहते हैं। इसमें बेसिकली होता यह है कि ब्रेन अपने ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई के लिए नली पर निर्भर होता है, और हार्ट के टिश्यू के कंपैरिजन में ब्रेन का टिश्यू का जो रिजर्व ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई है वो और कम होता है। हार्ट का टिश्यू जब नली बंद होती है तो 30 से 40 मिनट तक वो सर्वाइव कर सकता है और उसके बाद उसमें परमानेंट डैमेज होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसके थोड़े बहुत रिजर्व्स रहते हैं जो कि वो कुछ टाइम तक यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन ब्रेन की नलियों का रिजर्व सप्लाई और भी कम होता है, यानी ब्रेन की नली में जब लकवा आता है या स्ट्रोक होता है तो 3 मिनट के अंदर परमानेंट डैमेज होना चालू हो जाता है। और बहुत जल्दी अगर हम ब्रेन की बीमारी का ट्रीटमेंट ना करें तो ब्रेन के जो टिश्यूज़ जिसको वो नली सप्लाई करती है वो एरिया परमानेंटली डेड या डैमेज हो जाता है। और एक बार अगर कोई एरिया डेड या डैमेज हो जाए तो उसको फिर रिकवर नहीं कर सकते आप। उसके लिए कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट कुछ भी करें उसमें रिकवरी नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत नेचुरल रिकवरी थोड़े टाइम के बाद ज़रूर आती है, लेकिन वो कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है और वो डैमेज यूजली परमानेंट ही होता है। अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग पैटर्न रिकवरी का होता है। अब बात करेंगे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के सिम्टम्स के बारे में। बेसिकली इसमें लकवे जैसे ही सिम्टम्स रहते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि इसमें सिम्टम्स 24 घंटे से कम समय तक लास्ट करता है। यानी कि जो लकवे के सिम्टम्स है अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा चल रहे हैं और ब्रेन में अगर जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट डैमेज है, जो कि MRI या CT स्कैन में डॉक्यूमेंट हुआ है, तो उसे हम लकवे की या स्ट्रोक की कैटेगरी में लेते हैं। अगर सिम्टम्स बहुत छोटे ड्यूरेशन तक रहे हैं तो उसे हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के लिए कैटेगरी में रखते हैं। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में व्यक्ति को लकवे जैसे ही सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन ये होता है कि एक साइड का व्यक्ति को अंग जो है काम करना बंद कर देता है, जिसमें कि चेहरा तिरछा हो जाता है, ज़बान लड़खड़ाने लगती है, ज़बान में तोतलापन होने लगता है, आंखें तिरछी हो जाती है, मुंह में से लार टपकने लगती है, चेहरा तिरछा हो जाता है, एक हाथ और एक पाँव में काम करना कमी हो जाती है, काम नहीं कर पाता है, पैरालिसिस हो जाता है। अलग अलग ग्रेड्स के पैरालिसिस होते हैं, किसी में माइनर होता है, किसी में मेजर होता है, किसी में हाथ पांव थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, किसी में हाथ पांव पूरी तरह से पैरालाइज या अपाहिज हो जाता है, पूरी तरह से शून्य हो जाता है। तो ये लकवे का बेसिकली सिम्टम रहता है। इसके अलावा कभी कभी देखने वगैरह में भी तकलीफ आती है, बोलने में तकलीफ आती है, खाना निगलने में तकलीफ आती है, लोगों को चक्कर आते हैं, मेमोरी चली जाती है, बैलेंस और चलने की कैपेबिलिटी चली जाती है। इस तरह के सिम्टम ज़्यादातर लकवे में होते हैं। लकवे की बीमारी का ट्रेलर एक तरह से ये होता है कि जिसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। इसमें लगभग 24 घंटे तक ये सिम्टम्स लास्ट करते हैं। ऐसा होता है इसलिए कि कोई छोटा सा लकवे का टुकड़ा या पार्टिकल ब्रेन में चला के नली को ब्लॉक कर देता है, पर फिर थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली या तो खुल जाता है या थोड़ा सा कोलैटरल फ्लो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में डैमेज जो है वो परमानेंट नहीं होता, थोड़ा टेम्परेरी थोड़ा सा ही डैमेज होता है, और ये थोड़े टाइम में 24 घंटे के अंदर अपने आप रिकवर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ये डैमेज बहुत ज़्यादा है या परमानेंट है और ब्रेन में जो डैमेज हुआ है वो ज़्यादा है, तो फिर वैसे केसेस में आपको लकवे के जैसे ही इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसमें दाखिल करके आगे ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है।
इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो ट्रांजिटिव इस्केमिक अटैक है वो एक इस्केमिक तरह का स्ट्रोक है। बेसिकली लकवा दो तरीके का होता है, एक इस्केमिक और एक हेमोरेजिक। इस्केमिक में कोई नली चोकअप हो जाती है तो उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमोरेजिक में अगर कोई नली में ब्लीडिंग हो जाए तो उसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों की कारण बिल्कुल अलग हैं। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर का हाई होना दोनों के लिए कारण माना जाता है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक उसमें यूजली क्लॉटिंग वाला ही होता है। अगर ब्लीडिंग किसी को ब्रेन में हो गई तो डेफिनेटली वो हेमोरेजिक स्ट्रोक की कैटेगरी में ही आएगा, वो TIA यानी ट्रांजिट इस्केमिक कैटेगरी में नहीं आएगा, वो परमानेंट स्ट्रोक की कैटेगरी में जाएगा। यूजली ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी क्लॉट या छोटा सा टुकड़ा ब्रेन की नली में जाके उसे चोक करता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो खुल जाता है तो ब्रेन अपना पर्पस या सिम्टम वापस रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर इसमें खून पतला करने की दवाइयाँ वगैरह ना दी जाएँ या प्रॉपर प्रिकॉशन वगैरह ना रखा जाए तो ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स को थोड़े दिनों के बाद बड़ा स्ट्रोक आ ही जाता है, जिसमें वो हाथ और पाँव की नलियाँ जो सप्लाई करने वाली ब्रेन की एरिया है वो परमानेंटली बंद हो जाती है और उसके बाद बड़ा लकवा आ जाता है। उसके बाद रिकवरी यूजली उतनी अच्छी नहीं होती जितनी TIA में होती है। TIA बाय डेफिनेशन ही उसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंदर पेशेंट को सिम्टम्स में काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है और 24 घंटे के बाद ऑलमोस्ट पता नहीं चलता कि पेशेंट को लकवा आया भी था। लेकिन हाँ, अगर सावधानी ना रखे और बड़ा लकवा आ जाए तो फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। किसी को परिवार की अगर हिस्ट्री यानी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर परिवार में ऐसे लोग को हुआ है जैसे कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट में होता है तो वैसे लोग को रिस्क ज़्यादा है। किसी की उम्र ज़्यादा है, स्पेशली अगर 55 साल से ज़्यादा किसी की उम्र है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। पुरुषों में इसका होने का चांस ज़्यादा रहता है, पर जैसे जैसे औरतों की भी एज बढ़ जाती है या उनका मासिक आना बंद हो जाता है यानी मेनोपॉज स्टेज में चली जाती है तो वैसे पेशेंट्स में लकवे आने का चांस कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। अगर किसी को पहले इस ट्रांजिट इस्केमिक अटैक आया हो या ना पहले की किसी की कोई हिस्ट्री है तो वैसे लोग को भी लकवा या TIA का अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है। जिन लोग को सिकल सेल डिजीज़ होती है, ये ब्लड की एक खामी है जिसमें ब्लड के सेल्स में चिपकने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ब्लड के राइट ब्लड सेल्स थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं, थोड़े शेप उनका डिफॉर्म हो जाता है। वैसे केसेस में भी थोड़ा लकवा आने का या TIA आने का चांस बढ़ जाता है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोग का भी ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, उसमें जितना ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है उस हिसाब से लकवा या स्ट्रोक होने का चांस भी उस हिसाब से बढ़ते जाता है। ज़्यादातर TIA के रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स लगभग सिमिलर ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ब्लड प्रेशर है और इसको अगर अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो दोबारा लकवा होने का चांस सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल। जिन लोग की भी शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, स्पेशली ज़्यादा ट्रांस फैट्स है, वो आपकी नलियों को चोक करते हैं, जिसकी वजह से लकवा, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ब्रेन में नली में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से लकवा आ सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, हार्ट फेलियर है, हार्ट का डिफेक्ट है, हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, हार्ट का रिदम का प्रॉब्लम है, हार्ट में पहले अटैक आया है, इस तरह का अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वैसे व्यक्ति को हार्ट से ब्रेन में क्लॉट जाने का चांस कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। और उसमें क्या होता है कि हार्ट की कोई नली में या हार्ट की कोई स्नायु में सडनली क्लॉट बनता है, उसका टुकड़ा ब्रेन में जाके नली को थोड़ी देर के लिए चोक कर देता है। तो अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारी है या हार्ट का फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डेफिनेटली उनको ब्रेन का लकवा होने का चांस बढ़ जाता है। सेकेंडली, अगर किसी को गले की नली यानी कैरोटिड आर्टरी में चोक है या वहाँ पे ब्लॉकेज है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े ब्रेन में जा सकते हैं, जिससे ट्रांजिट इस्केमिक अटैक डेवलप हो सकता है। कभी इसका बड़ा टुकड़ा अगर चला गया तो वो परमानेंट लकवा या डैमेज भी कर सकता है। तो ऐसे लोग को अगर गले की नली का ब्लॉकेज है या स्टेनोसिस है तो उसमें एंजियोप्लास्टी गले की नली की करनी चाहिए, यानी कैरोटिड आर्टरी एंजियोप्लास्टी या सर्जिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी जिन लोग को हाथ पाँव की नलियों में अगर ब्लॉकेज है, वैसे लोग को ब्रेन की नली में भी लकवा आने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट यानी जिस तरह के हार्ट की नली में ब्लॉकेज होता है, गले की नली में ब्लॉकेज होता है, वैसे हाथ पाँव की नली में भी जिनको ब्लॉकेज है वैसे लोगों को लकवा आने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है उनको कंपेरेटिवली रिस्क ज़्यादा रहता है। जिस भी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का चांस डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में नॉर्मल व्यक्ति से 4-5 गुना कोई भी हार्ट अटैक या लकवा आने का या क्लॉटिंग होने का चांस ज़्यादा ही रहता है। इसके अलावा ब्लड में यंग पेशेंट में अगर किसी को होमोसिस्टिन लेवल्स बढ़ा हो तो ये थोड़ा सा क्लॉटिंग का चांसेस बढ़ाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं है, पर एक इसेंशियल अमीनो एसिड अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग का चांस ब्लड में थोड़ा सा बढ़ जाता है। वजन अगर ज़्यादा हो या व्यक्ति बहुत मोटा हो तो भी इसका रिस्क फैक्टर हो जाता में आता है। अगर कोई व्यक्ति ओबीज है या उसका बॉडी वेट ज़्यादा है तो वैसे लोग को लकवा होने का चांस ज़्यादा है। रिसेंटली कोविड-19 को भी माना गया था कि वो लकवा की बीमारी का एक रिस्क फैक्टर है। जिन लोग को भी कोविड-19 हुआ था उनको थोड़ा सा स्ट्रोक या लकवा की बीमारी ज़्यादा चांसेस में देखी गई थी, तो वैसे लोगों में भी TIA वाली बीमारी कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स पर बात करेंगे।
जो लोग को स्मोकिंग की आदत है उसमें ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है और ऐसे लोग को लकवा का होने का चांस कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। स्मोकिंग से हार्ट की नली का ब्लॉकेज, ब्रेन की नली का ब्लॉकेज और हाथ पांव की नली का ब्लॉकेज सब कुछ बढ़ जाता है। तो स्मोकर के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि वो जिन लोग को भी स्मोकिंग की आदत है उनको लकवा होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं या बैठे बैठे का काम करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें रिस्क बढ़ जाता है लकवा होने का। जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, जो लोग नमक और तेल की वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, वे उनको हार्ट की नली का ब्लॉकेज और ब्रेन की नली का ब्लॉकेज एक साथ होने का चांस ज़्यादा रहता है। सेकेंडली, जो लोग ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं वैसे लोगों को भी अल्कोहल होने का अल्कोहल रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 1 से ज़्यादा ड्रिंक अगर ले रहा हो, 2 या 3 ड्रिंक जो व्यक्ति ले रहा हो या उससे ज़्यादा डेली लेता हो, उन लोग को चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग ड्रग्स वगैरह का अब्यूज़ करते हैं, कोकेन या इलिसिट ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वैसे लोग को भी लकवा होने का चांस या TIA होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसको प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। जो रिस्क फैक्टर्स हमने बात की उसको आपको कंट्रोल करना है, आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है और जब भी अगर किसी को TIA हो तो मेडिसिन तुरंत स्टार्ट करनी है। आपको खून पतला करने की दवाई और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, BP कंट्रोल करने की दवा रेगुलर बेसिस पे चालू करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी को अगर गले की नस का चोक है या इस तरह का कोई ब्लॉकेज है तो वैसे लोग को तुरंत उनका एंजियोप्लास्टी कराना है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको स्मोकिंग बंद करना है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल और फैट की चीज़ें खाते हैं उनको उसका सेवन कम करना है, बने जितना कम रखना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारी है तो जितना ज़्यादा खाएंगे उतना डिपोजिशन का चांस बढ़ जाएगा। ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लेना है, इसमें कंपेरेटिवली पोटाशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहते हैं जो कि लकवे की बीमारी से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको सोडियम का इंटेक कम करना है। अगर आप सोडियम खाना कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको लकवा वगैरह होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा और BP वगैरह भी आपका अच्छा कंट्रोल रहेगा। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है, सुबह शाम आधा घंटा एटलीस्ट स्पीड में आपको चलने को जाना है और कोई भी तरह की एक्सरसाइज जैसे योगा, प्राणायाम, कुछ भी तरह आप करें, डांसिंग, स्विमिंग, एरोबिक, जो भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज आप करेंगे वो आपकी लकवे का चांस है, जैसे कि हार्ट अटैक को कम करता है वैसे वो आपका लकवे का चांस को भी कम करेगा। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको अल्कोहल को कम करना है, जितना बने कम रखना है, दिन भर में 1 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना है। जिन लोग का वजन ज़्यादा है उन्हें अपना वजन कंट्रोल करना है, जितना अच्छा बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा उतना BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियाँ कम से कम होंगी, नहीं होंगी ऐसा नहीं है, कम होगी। और जो लोग को डायबिटीज़ है उन्हें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। आज के टॉपिक में हमने बात की ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के बारे में, वो क्या होता है और वो लकवे से कैसे डिफरेंट है और किस रिस्क फैक्टर्स की वजह से होता है, और जब होता है तो आपको क्या क्या चीज़ों का फॉलो करना है, इस बारे में हमने बात की। आई होप कि आपको इस टॉपिक से कुछ क्लिनिकली यूजफुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो कि इस बीमारी को समझने में आपकी मदद करेगा और अगर किसी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इस तरह की बीमारी हो जाए तो मैनेज करने में भी मदद करेगा। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करना चाहते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव से बार बार पूछना ना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है कि वीडियोस आपको अच्छे पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो और इसके कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इनके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमें अपने चैनल पर कुछ और टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में हमें बताइए, ताकि हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में उन्हें कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई साइन ऑफ, थैंकिंग यू ऑल कि आपने मेरे टॉपिक को अच्छे से सुना और समझा, एंड आई होप कि आपको क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन इसमें से कुछ मिली होगी। रेलेवेंट लगा और यूजफुल लगा तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सपोर्ट आवर कॉज बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।